सभी लोगों को नमस्कार। उद्घोष एकेडमिक के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह जो आपको एक प्रश्नों का श्रृंखला दिया जा रहा है, यह प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए यह उपयोगी है और कुछ क्वेश्चन इसमें असर्शन रीजन का इस बार मैं डाला हूं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर आप दीजिए। बच्चों का विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से होता है। ये कथन ये है। रीजन दिया जा रहा है, विकास चयनित होता है और आनुवांशिकता द्वारा पूरी तरह पूर्व निर्धारित होता है। अब इसमें देखिए, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिए। बच्चों का विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से होता है। तो देखिए, इसमें विकास के बहुत से नियम बताए गए हैं और उसमें आपका निश्चित रूप से व्यवस्थित और क्रमिक, इस तरीके से ए तो बिल्कुल सही है। अब आप आर के बारे में विचार करिए। विकास चयनित होता है और आनुवांशिकता द्वारा पूरी तरह निर्धारित होता है। ये देखिए, वास्तव में क्या दिया है, विकास चयनित होता है और केवल आनुवंशिकता द्वारा नहीं, ये आपका इस पर वातावरण का भी असर पड़ता है। तो वातावरण इसमें नहीं दिया है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। ए सही लेकिन आर गलत है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि विकास पहला तो एकदम सही है। बच्चों का विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से होता है निश्चित रूप से, लेकिन विकास चयनित और आनुवंशिकता द्वारा पूरी तरह पूर्व निर्धारित होता है। ये बिल्कुल गलत है। ये इसमें वातावरण का भी रोल होता है, इसको देखना। इसलिए यह ए सही है लेकिन आर गलत है। अब आइए देखते हैं। हाँ, इसको देखिए, आप मिलान करने के लिए आया है। आप आसानी से मिला सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही मिलान करें। सेंसरी मोटर स्टेज, इधर विशेषताओं को दिया गया है और इधर आपका उनके स्टेजेस का नाम दिया गया है। तो इसका उत्तर आप लोग देने की कोशिश करिए। सेंसरी मोटर स्टेज की क्या विशेषता है, कल मैं इसकी चर्चा भी किया था। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व का गुण, यह सेंसरी मोटर स्टेज में ही हो जाता है। तो 1 का बी, अब देखिए 1 का बी, देखिए 2 में है, यानी ये नहीं हो सकता और ये। अब ये दोनों में आपको बताना है कि वह सी और डी। उत्तर आप लोग भी दीजिए। देखिए, अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रिया शब्द जीन पियाजे ने लॉजिक के टर्म में यूज किया है, तर्क। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखिए, संरक्षण का अभाव, अमूर्त तर्क और रिवर्सिबिलिटी। तो देखिए, संरक्षण का गुण जो आता है, संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन, ये आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन किसका गुण होता है, यह प्री, ये आपका यहां से देखिए ये। अब 2 का ए देखिए इसमें, तो 2 का ए केवल इसी में है, तो निश्चित रूप से सी सही है। और मिला लीजिए, आप देख लीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रिवर्सिबिलिटी, देखिए रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ निश्चित रूप से 3 का डी इसमें दिया होगा, दिया देखिए 3 का डी। और औपचारिक संक्रिया अवस्था में आपका अमूर्त तर्क, आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो यह क्वेश्चन आपका
एक में इस तरीके से बनाया गया यह प्रश्न इसलिए है कि एक ही प्रश्न में आप 4 सूचनाओं को लेंगे तो 4 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु और स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण के अभाव है, और आपका देखिए रिवर्सिबिलिटी का भी गुण इसमें नहीं होता है, ये लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी होता है इसमें, मतलब रिवर्सिबिलिटी भी इसमें बच्चा नहीं कर पाता है ये भी, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कंजर्वेशन का भी आ जाता है और रिवर्सिबिलिटी भी आ जाता है, टेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी का भी गुण इसमें आ जाता है, जिसको प्रतिवर्त चिंतन भी कहते हैं, और इसको ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पलटावी अगर लिखा रहेगा पलटावी का गुण तब भी सही है, पलटावी का गुण। और यह आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में दोनों की कमी होती है। तो दिया गया है और सब बिल्कुल औपचारिक संक्रिया का यह एकदम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अवस्था है। अब तीसरा देखिए, लेव वाइगास्की के अनुसार एक शिक्षक को पढ़ाओ इसके फोल्डिंग प्रदान करते समय क्या करना चाहिए। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तीसरे का ये आप लोग पढ़े होंगे, कठिन कार्यों के दौरान कोई संकेत न देना, छात्रों को बिना किसी मदद के समस्या सुलझाने देना, हर सही उत्तर के लिए पुरस्कार देना, छात्र के सीखने के स्तर के अनुसार सहायता की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करते जाना। तो ये उत्तर आप लोग दे सकते हैं कि यह इसके फोल्डिंग क्या है, और इसमें एक आता है टर्म ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के लिए। अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, मान लीजिए अगर किसी बच्चे का सीखने का लेवल ये है और आप सिखाना यहाँ चाहते हैं, तो कुछ न कुछ उसको सहायता, बच्चा अपने से यहाँ तक पहुंच रहा है, तो जो आप सहायता देकर फिर आपको सहायता आप, इसीलिए इसको कहा जाता है कि मचान, इसका मचान भी हिंदी होता है, और मचान की हाइट को बढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे बच्चा वो, यानी सहायता देना, सहायता देना, सहायता की मात्रा हमेशा समय समय पर उसके स्वरूप में बदलाव करना, ये इसके फोल्डिंग का मतलब होता है। इसलिए इसका उत्तर तीसरे का डी। आप लोग भी उत्तर दीजिए। तीसरे का डी होगा, छात्र के सीखने के स्तर के अनुसार सहायता की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करना, ये इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित है, केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित है। समावेशी शिक्षा का मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को एक बाधा के रूप में देखा, देखिए बाधा इसमें आ गया शब्द। अब आप देखिए समावेशी शिक्षा किसके लिए है, इसमें यह है कि दिव्यांग बच्चों को और सब सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ एक साथ मेन स्ट्रीम में शामिल करते हुए पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, न कि केवल इसमें दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। तो इसलिए ये भी गलत है। और दूसरा भी गलत है क्योंकि समावेशी कक्षा में विविधता को एक बाधा, देखिए विविधता उसमें रहना चाहिए, विविधता उसमें करना है, विविधता को शामिल करना है, और उसके अनुरूप आपको अपने टीचिंग मेथड पे, सिलेबस पे उसको चेंज करना है। तो समावेशी कक्षा में विविधता को लाना है, विविधता तो रहेगा ही क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ, इसमें समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ाना है दिव्यांग बच्चे मेन स्ट्रीम में, ये समावेशी शिक्षा का मतलब होता है। तो पहले में केवल दिव्यांग बच्चा दिया है इसलिए गलत है, और इसमें विविधता को एक बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए, बाधा हिंड्रेंस की बात कर रहा है, इसलिए ये भी गलत है। अब देखिए इसमें दिया होगा ए सही है, आर गलत है, नहीं, ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए और आर दोनों गलत है, इसका उत्तर सी होगा, इसका उत्तर सी होगा। आप लोगों की ओर से जवाब नहीं आ रहा है, ये कोशिश करिए, क्योंकि देखिए जब भी क्लास लिया जाता है तो देखकर, सुनकर और बोलकर क्लास लें,
अब बोलना का मतलब आपको उत्तर देना है, मतलब आप लिखकर कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही होगा, तब आप निश्चित रूप से इस क्लास का लाभ उठा पाएंगे। अब देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा मानता है कि नियमों को समाज के हित में बदला जा सकता है, यानी समाज के हित में बदला जा सकता है। इसका मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। तो देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहला इसमें क्या है, आपका दंड और आज्ञाकारिता। दंड और आज्ञाकारिता, और इसके में भी आपका दो है, और ये है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, जहां बच्चा जो है आपका मतलब जो बड़े लोग हैं उनके अनुसार उनमें मॉरल डेवलपमेंट होता है। तो ये है प्री कन्वेंशनल स्टेज। और दूसरा है कन्वेंशनल, जिसमें समाज को देखा जाता है, कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल में आपका दो चीज है, एक गुड गर्ल और या गुड बॉयज। गुड बॉयज, ये मतलब गुड गर्ल का कंसेप्ट या गुड बॉयज बनने के चक्कर में यहाँ मॉरल डेवलपमेंट होता है। और दूसरा इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल यानी समाज के लिए, समाज के नियमों को, समाज के हित में नियमों को बदला जा सकता है, सामाजिक अनुबंध। आप देखिए, ये आपका होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये आपका होगा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा मानता है कि नियमों को समाज के हित में बदला जा सकता है। तो देखिए, ये जो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल है, यह है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पश्च परंपरागत। और यह दंड एवं आज्ञाकारिता। तो ये आपका है आपका प्री कन्वेंशनल, जो ये मैं लिखा हूं दंड आज्ञाकारिता, प्री कन्वेंशनल। तो इसमें नहीं होता है, इसमें बड़ों की आज्ञा और दंड के डर से नैतिकता विकसित होती है। और इसमें सार्वभौमिक नैतिक स्तर पर एकदम सबसे ऊपर, एकदम आइडियल चीज। और सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये आपका है कन्वेंशनल लेवल का। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा लड़का अच्छा, ये दोनों जो है ये है। लेकिन यहाँ जो दिया गया है सामाजिक अनुबंध, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये पांचवा का उत्तर सी होगा। अब देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक व्यक्ति जो स्वयं की भावनाओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में गहरी समझ रखता है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है। तो देखिए, इसमें अंतर्वैयक्तिक अस्तित्ववादी सबसे बाद में अभी शामिल हुआ है, भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक अभी बता रहे हैं इसको। तो इस तरीके से जो गार्डनर का सिद्धांत है आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने ही बताया था कि बुद्धि एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जिसको हम आईक्यू से मेजर नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत से बुद्धि शामिल होते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और इसमें आपका बहुत से हैं, जैसे एक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो इसमें आपका तार्किक शक्ति वाली बुद्धि होती है। दूसरा एक शब्द का होता है लिंग्विस्टिक, जो भाषाई बुद्धि होता है, जैसे कवि लेखक, और यह तो बाद में भी सम्मिलित हुआ है। और एक होता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए, इंट्रापर्सनल, दोनों में अंतर समझिएगा, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यह जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये शिक्षकों में, जैसे शिक्षक जो है स्टूडेंट को किस तरीके से समझता है,
किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में समझने वाला, जो आकलन करने वाला बुद्धि होता है, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल। इसमें एक्सटर्नल होगा, इसमें एक्सटर्नल। और अपने बारे में इंटरा पर्सनल। देखिए इंटरा और इसको अंतः लिखा गया, देखिए ध्यान दीजिए, अंतः लिखा गया, इसको अंतर वैयक्तिक। तो ये इंटरपर्सनल और इंटरा पर्सनल, ध्यान दीजिएगा। अंतर वैयक्तिक बुद्धि अपने अंदर झांकना, अपने अंदर। तो देखिए आप ध्यान देंगे इसकी शब्दावली को, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक व्यक्ति जो स्वयं की भावनाओं, देखिए स्वयं की भावनाओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में गहरी समझ रखता है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है? तो ये है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ये मत करिएगा कि अंतर वैयक्तिक, ये बाह्य लोगों के बारे में, जैसे शिक्षक का विद्यार्थी के बारे में सोच, यह शिक्षक का विद्यार्थी के बारे में अगर सोच होगा तो वो उसके अंदर अंतर वैयक्तिक बुद्धि प्रभावी होगा एक शिक्षक के अंदर। उसी तरीके से भाषाई बुद्धि कवि के अंदर, लेखक के अंदर, इनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है इनके अंदर, जो आपका कविता, अरे संगीत के विधाओं को लिखना और संगीत को, जैसे किसी तबला वादन या वायलिन वादन। तो इस तरीके से बहुबुद्धि के सिद्धांत में अगर स्वयं की भावनाओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में गहरी समझ रखता है तो उसमें जो कौन सी बुद्धि होगी? अंतः वैयक्तिक बुद्धि। देखिएगा यह प्रश्न बहुत अच्छा है। अब देखिए इसको आप मिलाइए, इसका उत्तर दीजिए। ये मिला सकते हैं आप लोग एकदम भी आसानी से, केवल सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है? तो देखिए इवान पावलोव, पहले का सी, देखिए 2 में सी दिया है, बस ध्यान दीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो ये है आपका बीएफ स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो दूसरे का ए, देखिए दूसरे का इसमें डी दिया है, तो ये सही है, लेकिन अन्य को भी मिला लीजिएगा। 1 का सी, 2 का ए। सामाजिक सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग किसने दिया है? बंडूरा। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया है? बंडूरा। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर। ये इनसाइट थियरी है, ये सोशल लर्निंग थियरी है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है और ये क्लासिकल कंडीशनिंग। इस तरीके से 7वें का सी सही होगा, 7वें का सी सही होगा। ये ध्यान दीजिए, क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन बीएफ स्किनर का है, और आपका सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा का है। एक साइको एनालिटिक थियरी भी है, ये साइको सोशल लर्निंग थियरी है, और एक साइको सोशल थियरी, साइको सोशल मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? एरिक इरिक्सन का है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बंडूरा का है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और एरिक इरिक्सन का है साइको सोशल आपका मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक इरिक्सन। तो यह जो है याद रखिएगा, और ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर। इस तरीके से इसमें 7वें का सी सही होगा। अब देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बनाने की बात इस समय चल रही है, इस समय कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम करने की बात हो रही है, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड दोनों विधियां हैं। देखिए याद रखिए, ये दोनों विधियां जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड। और ये जो है किसने दिया है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, डीवी किसने दिया है? डीवी इसका कंसेप्ट दिए हैं। और शिक्षक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाना चाहिए, गलत है। विद्यार्थियों को स्वयं समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये सही हो सकता है, लेकिन अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। कक्षा में अनुशासन केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम का
बात नहीं है। पाठचर्या पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार है, इसलिए बी इसका उत्तर सही होगा। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन का चाइल्ड सेंटर्ड होता है, कंस्ट्रक्टिव का भी चाइल्ड सेंटर्ड होता है, और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चों में होना चाहिए, और उसी के लिए एकदम टीचर जो है इसमें क्या होगा, सुविधादाता, सुगम करता, फैसिलिटेटर, सुगम करता केवल होगा। अब फिर कथन कारण का देखिए, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविध शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। डिफरेंट टीएलएम या शिक्षण सामग्री लिखा है। क्यों क्यों कि बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी दृष्टिकोण से सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये देखिए, इसीलिए कक्षा में विविध शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका उत्तर आप एकदम बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि ये दोनों एक कथन का या कारण जो है कथन का कारण है। अब देखिए क्रिएटिविटी के लिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग। उत्तर आप लोगों के ओर से नहीं आ रहा है इस आज, तो क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्यों उत्तर नहीं है, जबकि सभी लोग उत्तर इसका जानते होंगे। चलिए इसका दीजिए। क्रिएटिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? क्रिएटिविटी के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? ये उत्तर दीजिए। अर्चना मैडम उत्तर दीजिए इसका। ये तो एकदम आसान है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, रूट मेमोराइजेशन, बुद्धि लब्धि, अत्यधिक उच्च बुद्धि लब्धि। तो इसका उत्तर क्या होगा? सृजनात्मकता के लिए कौन सा तत्व इसमें अनिवार्य है? इसको देखिए, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रट कर याद करना। रट कर याद करना तो हो नहीं सकता है, अभिसारी चिंतन हो नहीं सकता है, अत्यधिक उच्च बुद्धि लब्धि और अपसारी चिंतन में आपको दिक्कत हुई, तो ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये इसका उत्तर क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, 10वें का बी। इसका उत्तर क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अत्यधिक उच्च बुद्धि का कोई आवश्यक नहीं है कि वो लड़का क्रिएटिव भी हो। एक छात्र कहता है, मैं परीक्षा में इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी। यह छात्र अधिगम के किस कारक को महत्व दे रहा है? तो देखिए, यह आप देखेंगे सेल्फ इफिकेसी जो है यह वास्तव में होता है, इनका बंडूरा में आया है। अधिगम असमर्थता ये भी नहीं, आंतरिक लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं, ये बाहरी लोकस ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है, क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी। यानी अधिगम के किस कारक को महत्व दे रहा है? तो बाहरी लोकस ऑफ कंट्रोल की बात, मेरी किस्मत खराब थी, मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ गया या इस तरीके से प्रश्न आ गया, तो वो इसकी बात वो कह रहा है। तो ये हो गया आपका 11 का ए। अब बताइए, देखिए आकलन का उद्देश्य बच्चों को पास या फेल के रूप में वर्गीकृत करना होना चाहिए। देखिए अब इसका उत्तर बताइए, ये तो बहुत आसान है कि क्या आकलन का उद्देश्य बच्चों को पास या फेल होने के रूप में वर्गीकृत करना है, या केवल एक की बात करना है, समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। समेटिव असेसमेंट जो कि ये गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप जानते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये समेटिव असेसमेंट कहीं ना कहीं एकदम नैरो आपका ये नैरो व्यू दे रहा है, इसलिए ये गलत है बिल्कुल। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र पर केंद्रित होता है, केवल संज्ञानात्मक पर नहीं होता है। यह आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत व्यापक काम है, और यह जो है आपका
सर्वांगीण मूल्यांकन पे होता है सब जगह सब। तो इसलिए ए और आर दोनों गलत है, इसका उत्तर ए और आर दोनों गलत है, ये उत्तर होगा। ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि यह भी नैरो में है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को भी केवल संज्ञानात्मक की बात कर रहा है, इसलिए संज्ञानात्मक डोमेन में ही नहीं होता है, अफेक्टिव डोमेन में भी होगा, साइकोमोटर डोमेन में भी होगा। सतत एवं व्यापक हर पहलुओं का मूल्यांकन होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, इसलिए ये दोनों गलत है। देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे, इसीलिए एक साथ ये चारों ला दिया गया कि एक साथ आप देख लीजिए और एकदम याद करके जाइए, बिल्कुल ये प्रिंट है। आप डिसलेक्सिया जान ही रहे हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। मान लीजिए कि अगर यह आप डिसलेक्सिया पठन में, तो देखिए 1 का बी 2 जगह दिया है, बस एक और देख लीजिए। डिस्ग्राफिया, ग्राफ से मतलब लिखना, लिखना का मतलब ये आपका 2 का डी, तो 2 का डी आपका देखिए 2 मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, यानी बी उत्तर इसका सही होगा। और आप मिला लीजिए। डिसकैल्कुलिया यानी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब गणितीय गणना, आप यहाँ चले जाइए। और डिस्प्रैक्सिया अगर अकेले आता है तो इसको आपको देखना चाहिए, गत्यात्मक समन्वय में कठिनाई, तो ये आपका डिस्प्रैक्सिया और इसका उत्तर आपका 13 का बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात देखिए, कह रहा है शिक्षा का स्वरूप कैसा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो देखिए यह एकदम बिल्कुल आप देखेंगे एकदम वैसे रटन प्रणाली पर देखिए बिल्कुल गलत, केवल परीक्षाओं के लिए सीखना नहीं, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए है, विषय वस्तु केंद्रित नहीं, आपका एकदम बिल्कुल इसमें सभी लोग उत्तर सबका सही होना चाहिए, 14 का सी। अब देखिए जीन पियाजे फिर आ गए। एक्मोडोशन का क्या अर्थ है, देखिए यह जो है आपका पियाजे के अनुसार समायोजन का अर्थ क्या है, केवल इंद्रियों का उपयोग करके सीखना, केवल एक स्टेज की इसमें बात किया है, सेंसरी मोटर स्टेज, बिल्कुल गलत। नई सूचनाओं को मौजूदा स्कीमा में ज्यों का त्यों शामिल करना, चलिए इसको होल्ड किए रहिए और आगे पढ़िए। नई सूचना के प्रकाश में पुरानी स्कीमा या अवधारणाओं में संशोधन करना, ये एक्मोडेशन है। ये देखिए देखिए एडाप्टेशन, एडाप्टेशन जिसको कहा जाता है अनुकूलन, यह शब्द उन्हें नहीं दिया, अनुकूलन। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और एक होता है एक्मोडेशन, एक्मोडेशन। तो जो पहले के स्कीमा के आधार पे अगर दूसरे वस्तु को देखना, जैसे मान लीजिए कि सफेद, कोई बच्चा सफेद बिल्ली को देखा और बड़ों के द्वारा बता दिया गया कि ये बिल्ली है, तो वह उसके पास एक बिल्ली का स्कीमा बन गया कि 4 पैर है, एक पूंछ है और उसका कलर क्या है, सफेद है। बाद में वह कुत्ता देखा, लेकिन अब वही जो पूर्व का स्कीमा के आधार पे वो और कुत्ते को भी बिल्ली कह दे रहा है, तो ये एसिमिलेशन हुआ। और फिर बाद में उसको समझाया गया कि नहीं, बिल्ली जो बोलती है म्याऊ म्याऊ बोलती है, जबकि कुत्ता भौंकता है, तो अब वह जो है हर सफेद चीज बिल्ली नहीं होती है, उसमें संशोधन कर लेता है, उसको कहते हैं एक्मोडेशन। और यह नई सूचना के प्रकाश में पुरानी स्कीमा और अवधारणाओं में संशोधन, सब जरूर देखिएगा, तो यह है आपका समायोजन, एक्मोडेशन। अभी ये शब्द हिंदी का कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन एक्मोडेशन में नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो नई सूचनाओं के प्रकाश में पुरानी सीमा या अवधारणाओं को संशोधन, और ये क्या है, एसिमिलेशन। ये क्या है, एसिमिलेशन। तो ये एसिमिलेशन, और इसमें थोड़ा सा बारीक लाइन है, उसको समझना है आपको।
तो थोड़ा सा आज जो प्रश्न आए हैं, ये क्योंकि नया आयोग है तो वो कुछ भी दे सकते हैं और कुछ न कुछ आपको चेंज करेंगे, तो इसलिए इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटती है और उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहती है। ये जो है आपका छोटे, जैसे मान लीजिए कि आप छोटे छोटे समूहों में बांटकर, और इसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। और इसको दिए थे आप कहीं ना कहीं, आप समाज के इसमें इस पे देखिएगा, तो यह जो है आपका दिए थे ये वाइगात्स्की, लेव वाइगात्स्की ने इसको दिया है कोऑपरेटिव लर्निंग। और उसी की बात ये कह रहा कि यह किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह निश्चित रूप से आपका समाज एवं संस्कृति के प्रकाश में इन्होंने अपना थ्योरी डेवलप किया, लेव वाइगात्स्की, और उसी में इन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया, आप कोलैबोरेटिंग लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया। तो इसलिए यह लेव वाइगात्स्की का है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसको देख लीजिए, नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे समूह की बात नहीं किए हैं, वह बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, खुद ज्ञान का निर्माण करता अकेले, यानी समाज की बात इन्होंने नकारा है। और यह जो है थॉर्नडाइक का एकदम त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत है। 3 लर्निंग का 3 नियम भी दिए हैं, 5 गौड़ नियम दिए हैं, इसलिए यह लेव वाइगात्स्की उसका उत्तर होगा। अब यहां देखिए, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। संवेग और संज्ञान, देखिए संवेग और संज्ञान, ध्यान दीजिए इस शब्द को आप, एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है नहीं, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। आदमी जब क्रोधित होता है तो अपना ज्ञान खो देता है, यानी देखिए प्रभावित हो जाता है। तो एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत। एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, ये एकदम अपोजिट बोल दिया है। भय या चिंता, ये चिंता है, छूट गया है। जैसी भावनाएं परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करती है। देखिए, भय और चिंता जैसी भावनाएं परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं, इसलिए ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है इसमें। देखिए, यह संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है नहीं। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा कर बैठता है, यानी पहले विवेक मर जाता है, यानी संज्ञान रहित हो जाता है, संवेग प्रभावी उसमें हो जाता है। भय या चिंता जैसी भावनाएं परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करती है, ये बात गलत है, प्रभावित करती है। तो ए और आर दोनों गलत है। अब बुद्ध का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? कल ही आया था ये आपका, ये दिए हैं कौन? स्टर्नबर्ग ने दिया है। अब यहां देखिए, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत अभी इस पर चलने हुआ। ये जो है आपका थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, इनका याद रखेंगे आप। या समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। और इन्होंने ही ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात किया, पीएमए की बात किया, कितना? 7। तो ये आप याद रखेंगे। और स्टर्नबर्ग का है त्रितंत्र का सिद्धांत, जो कल आपको बताया भी गया था। एक विश्लेषणात्मक बुद्धि, एक आपका अनुभवनात्मक बुद्धि, फिर एक आपका क्रिएटिव, इस तरीके से 3 बुद्धि इन्होंने त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। स्पियर का आपका है 2, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, ये 2 ही द्वि फैक्टर थ्योरी, ये आपका
स्पीयर टू फैक्टर थियरी इसने दिए हैं, ये टू फैक्टर थियरी एकदम याद रखेंगे, बिल्कुल ये सब प्रिंट है पेपर में इस बार, इसलिए एक साथ सबको आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये ऐसा डिस्ट्रक्टेशन में बनाया गया होगा ताकि निश्चित रूप से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। यह बच्चों के सोचने के तरीके की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, इसका कोई महत्व नहीं है, इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, गलत। यह शिक्षक को बच्चों को डांटने का मौका देती है, गलत। यह बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली में वर्गीकृत करने में मदद करती है, नहीं, कभी भी इसका ये नहीं होता है। और ये आपका पहले का उत्तर 19 का ये, और हम आशा करते हैं कि ये किसी का भी गलत नहीं होगा। और यह देखिए, विकास का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि विकास सिर से शुरू होकर शरीर के निचले हिस्से तक जाता है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। समीप नहीं, ये नहीं, प्रॉक्सिम डिस्टेंस ये तो 20 से जाता है। दूसरा ये सिर पदानुमुख सिद्धांत सेफालोकार्डल, ये कल भी आया था, तो ये आप इसका याद रखेंगे। फिर देखिए कथन कारण आ गया, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं, गलत है, ये फैसिलिटेटर तो होता ही है, फैसिलिटेटर ये होता है, सुगम करता तो यही होता है टीचर। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे अपनी गति से स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं थी, ये गलत है, आर सही है, ये गलत है, आर सही है, इसका उत्तर ए होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है किस रूप में, सुगम कर्ता के रूप में होती है, आपका सुविधादाता के रूप में होती है, फैसिलिटेटर के रूप में होती है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे अपनी गति से स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, ये सही है। देखिए, ये आपका निम्नलिखित अभिप्रेरणा की विधियों का मिलान करें, ये प्रेरणा की विधियां दी गई हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, दंड का भय और आत्मसंतुष्टि, ये चार आपका अभिप्रेरणा के मेथड्स हैं। ग्रेड और अंक, तो ये ग्रेड और अंक क्या होता है, ये निश्चित रूप से ग्रेड और अंक बाह्य दिया है, तो ये आपका हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा। विषय में रुचि, ये निश्चित रूप से आपका होगा आंतरिक अभिप्रेरणा, विषय में रुचि का मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। और अब देखिए, इसके आधार पर 2 का ए दो जगह है आपका, बी और डी में। दंड का भय, ये नकारात्मक बाह्य अभिप्रेरणा, नकारात्मक है और बाह्य। 3 का सी देखिए, यानी पहले का आंतरिक अभिप्रेरणा, विषय में रुचि, 2 का ए और तीसरे का सी, तो आपका ये आपका उत्तर सही होगा, 1 का बी मिला ही दिया गया है। आत्मसंतुष्टि शुद्ध आंतरिक अभिप्रेरणा, ये उत्तर गलत भी नहीं होगा, आसानी से आप मिला भी सकते हैं। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा विषय में रुचि की बात करता है, बाह्य अभिप्रेरणा ग्रेड और अंक बाह्य रूप से आपको प्रभावित करते हैं। दंड का भय, ये नकारात्मक, देखिए दंड है नकारात्मक, देख लीजिए, बाह्य प्रेरणा दंड बाह्य होता है। आत्मसंतुष्टि शुद्ध आंतरिक प्रेरणा, ये आत्मसंतुष्टि है, तो ये आपका ये उत्तर इसका डी होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए देखिए, समीपस्थ विकास का केंद्र जेडपीडी का उपयोग कैसे किया जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, छात्रों को बहुत आसान कार्य देकर, छात्रों को असंभव कार्य देकर नहीं, बिल्कुल गलत, छात्रों को ऐसे कार्य देकर जो उनकी वर्तमान क्षमता से थोड़े ऊपर हो लेकिन सहायता से किया जा सके, ये आपका उत्तर जेडपीडी का मतलब एकदम बिल्कुल जेडपीडी का ये डिफिनीशन ही है। छात्रों को ऐसे कार्य देकर जो उनकी वर्तमान, अभी मैं समझाया था कि वर्तमान क्षमता से थोड़े ऊपर हो, मतलब मान लीजिए कि छात्र की क्षमता यहाँ तक है और आप इसको यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ आप निश्चित रूप से इसको इसके फोल्डिंग देंगे जिससे ये ऊपर पहुंच सकता है।
यानी मचान की सहायता से, और दे सकता है। कौन दे सकता है उसके लिए भी शब्द दिए हैं, कौन, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा इसके फोल्डिंग दिया जाएगा, कहां तक पहुंचाने के लिए, ZPD के द्वारा। तो 3 शब्द आप याद रखें, ZPD, MKO और इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग। ये आपका 3 जो है की पॉइंट्स हैं, किसके, आपका लेव वाइगॉत्स्की के। तो ये इसका उत्तर बी होगा। पियाजे के अनुसार अनुकूलन, एडाप्टेशन के 2 उप प्रक्रियाएं, अभी मैं बताया था आपको, एडाप्टेशन के 2 उप प्रक्रियाएं कौन कौन होता है आपका, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और इन दोनों को मिलाकर ही एडाप्टेशन कहा जाता है, एक्मोडेशन, एक्मोडेशन। तो ये जो है आपका एसिमिलेशन, आपका एक्मोडेशन, समायोजन, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है आत्मसातीकरण, 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 हिंदी में आत्मसातीकरण। और यह दोनों को मिलाकर कहा जाता है अनुकूलन, यह दोनों को मिलाकर अनुकूलन कहा जाता है। और यही बात इसमें पूछा है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं कौन सी हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन। ये आपका उत्तर इसमें ए सही होगा। अब देखिए, अच्छा ये हो गया। किशोरावस्था, देखिए ये छूट गया है मात्रा। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, स्टैनले हॉल का ये फेमस स्टेटमेंट है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही है, व्याख्या भी कर रहा है एकदम, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। और ये किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं, तो इसको स्टैनले हॉल का ये कथन है। एक समावेशी कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना, IEP, व्यक्तिगत शिक्षा योजना का क्या महत्व है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण योजना बनाना, यही है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। कि एक साथ बैठकर सभी बच्चे एक साथ मेन स्ट्रीम में शामिल होकर, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और जो सामान्य बच्चे हैं उनको एक साथ पढ़ाना और सबके लिए अलग अलग शिक्षा योजना तैयार करना, इसका मतलब है। इसलिए सभी बच्चों के लिए एक जैसा, तो ये प्रत्येक बच्चे का, ये आपका उत्तर। आप और सब पढ़ लीजिए, सभी बच्चों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना नहीं, बच्चों के उनकी योग्यता के आधार पर अलग करना नहीं, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, ये सब बिल्कुल खराब मेथड्स हैं। आपका ए इसका उत्तर सही होगा। अब कोहलर के चिंपांजी सुल्तान वाले प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो आसानी से आप कर सकते हैं, अधिगम अचानक आने वाली अंतर्दृष्टि का परिणाम है। और इसके लिए क्या चाहिए आपको, इसमें समग्र का अवलोकन चाहिए। क्या चाहिए, समग्र, समग्र का अवलोकन एक साथ करना है, और यही इन्होंने दिया आपका समग्रता का, इसमें फ्रॉम होल टू पार्ट, इनका टीचिंग मैगजीन है। और सब पढ़ लीजिए, यही उत्तर इसका सही है। अधिगम केवल नकल करने से होता है नहीं, अधिगम धीरे धीरे प्रयास और टूट से होता है, ये तो आपका थांडाइक। अधिगम केवल पुरस्कार पर निर्भर करता है, स्किनर। तो ये सब चीजें अधिगम, ये चिंपैंजी के प्रयोग कोहलर के अनुसार पूछा है, उसी के आलोक में आपको उत्तर देना है, अधिगम अचानक आने वाली अंतर्दृष्टि का परिणाम। अब देखिए यहां फिर मिलान करना है आपको, तो आसानी से ये देखिए, अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, देखिए आया ही था एक बार। और लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत, 1 का बी और 2 का ए, 1 का बी और 2 का ए केवल एक ही में है, अच्छा इसमें भी है। चलिए तीसरे का देखिए, अब्राहम मैस्लो आवश्यकता का, ये तीसरे का सी है, तीसरे का सी।
1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, यानी ये भी यही सही होगा। चौथे का देख लीजिए, डी अनुभवजन्य एक्सपेरियंशियल लर्निंग कार्ल रोजर्स का है, और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी इनका है, और अनिर्देशित काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और ये मानवतावादी थे, मानवतावादी। देखिए दो ये भी मानवतावादी, मानवतावादी, और ये तो आपका गेस्टाल्टवादी थे। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका उत्तर इसका सी होगा। एक शिक्षक छात्र से कहता है, यदि तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे तो तुम्हें टीवी देखने की अनुमति मिलेगी। यह शिक्षक अधिगम के किस सिद्धांत का उपयोग कर रहा है? तो यह देखिए वास्तव में थोड़ा सा ये अलग आ गया है। यह है प्रीमैक सिद्धांत, इस पर मेरा वीडियो भी है। इसको आप प्रीमैक का मतलब होता है कि यदि कोई बच्चा पसंद और नापसंद, देखिए ध्यान रखिए, ये अपने हम लोग बायोलॉजिकल बच्चों में भी, अपने घरों में भी ये प्रयोग करते हैं, नापसंद। तो बच्चे को मान लीजिए कि टीवी देखना पसंद है और उसको होमवर्क करना नहीं पसंद है, तो अब बच्चे की माँ कहेंगी कि अगर तुम 4 घंटा हमको पढ़कर दिखाओगे या होमवर्क करोगे तो तुमको हम आधे घंटे टीवी देखने देंगे। तो इस तरीके की बात प्रीमैक सिद्धांत में किया जाता है, और यह किसका आधार पर है? स्किनर। ये याद रखेंगे, और इसमें वीडियो भी है और मैं बहुत इसमें विस्तार पूर्वक इसको बताया हूं, प्रीमैक प्रिंसिपल। तो याद रखेंगे ये चीज, बस नापसंद पसंद की बात इस तरीके से देखेंगे तो प्रीमैक सिद्धांत को आप उत्तर देंगे। अब देखिए आज का लास्ट ये प्रश्न है आपका, देखिए ये है लिंग, देखिए मात्रा टाइपिंग इधर है। एक सामाजिक संरचना, जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, न कि जैविक, न कि जैविक। तो याद रखिएगा ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। किसमें अंतर आपका? जेंडर और सेक्स। तो सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ये याद रखेंगे, एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। हो सकता है इस बार ये पेपर में आ जाए। बायोलॉजिकल जैविक संरचना, केवल जैविक संरचना है, जबकि यह सामाजिक संरचना है। यह सामाजिक संरचना का मतलब होता है कि यदि हम कहते हैं जेंडर अगर, तो वो पूरे अगर करते हैं अगर स्त्री का, तो स्त्री पूरे स्त्री जाति को ये संबोधित करता है। ये कहीं ना कहीं सामाजिक के अर्थ में देखे, समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाएं और व्यवहार निर्धारित करता है, इसलिए जेंडर एक सामाजिक संरचना है, न कि जैविक। एकदम ये सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। अगर यहाँ इसी सामाजिक के स्थान पर जैविक लिख दिया जाता तो ये गलत होता। सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल है, जैविक है, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, और जबकि जेंडर जो है सामाजिक कंस्ट्रक्ट है। ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आज के जो प्रश्न है थोड़ा सा इसका स्तर बढ़ाया गया था कि नया आयोग है, कुछ भी दे सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन इसमें भी आप ध्यान से करेंगे तो आपके अधिकांश प्रश्न इसमें सही हो जाएंगे। आप थोड़ा एलिमिनेशन करके कि कौन नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, फिर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।